नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स की। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक विवादित बयान के ज़रिए दलित ओबीसी पॉलिटिक्स का एक नया सफ़ा खोला था, एक नया पन्ना खोला था। उसे अखिलेश यादव ने अब पूरी तरह हवा दे दी है। अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र वो अपने MY सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। वो अब एक नई तरह की पॉलिटिक्स को शुरू करते हुए, एक नई कोशिश करते हुए वो अपनी इस MY समीकरण को अब ओबीसी, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम यानी एक बड़े दायरे तक फैलाएंगे। इसी के तहत दरअसल अखिलेश यादव का जो अब लक्ष्य है, जो शायद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से सीखा है कि अगर वो मायावती का वोट बैंक तोड़ते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों का वोट बैंक तोड़ते हैं, तो वो कभी बीजेपी के उस 40 से 50% के वोट बैंक के आधार तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उन्हें बीजेपी को टक्कर देनी है, सीटें जीतनी है, तो बीजेपी का वोट तोड़ना पड़ेगा। शायद यही वो राजनीति है। तो हम 2-3 चीज़ें इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का वोट तोड़ने का ये प्लान है, ओबीसी दलित वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नज़र है, MY वोट का अपना दायरा बढ़ाने की कवायद है। लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र, पिछले 8 साल में खास तौर पर आए बदलावों के मद्देनज़र? इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। दलित ओबीसी पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर हम इनकी टिप्पणियां लगातार इनके यूट्यूब चैनल पर और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं और दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कबूल अहमद, कबूल आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं और कबूल की नज़र देश भर की पॉलिटिकल घटनाओं पर बड़ी पैनी नज़र रहती है। इसके अलावा अमीश राय, अमीश UPTak.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे। पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश की यही कमी है कि वो बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो शुरू किया है, ना उस पर बोल रहे हैं, ना चुप हो रहे हैं, कोई स्पष्टता नहीं ला रहे हैं। लेकिन अब तो अखिलेश यादव ने ये स्पष्टता ला दी है कि भाई ब्राह्मण राजपूत नाराज़ होते रहें, लेकिन अब हम तो ये दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स को करेंगे, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। आपको ये टैक्टिक्स कामयाब होती दिख रही है? नीरज जी, इस बातचीत में शामिल करने के लिए निश्चित रूप से ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जब आया और उस क्षेत्र में ये घुसता हुआ बयान दिख रहा है जो बीजेपी का क्षेत्र है। धर्म की राजनीति और धार्मिक प्रतीकों पर बात करना और उनको लेकर के इस तरह से बात करना कि इसका सारा जो जिम्मा है वो हमारा है, इस पे जो विमर्श होगा वो हमारे एंगल से होगा, हमारी व्याख्याओं से होगा। और उस पर कोई अगर ये बात कह रहा है कि जब उसमें कह रहे हैं कि ये कुछ जातियों के खिलाफ कुछ चौपाइयां हैं, अचानक से वो उनके जोन में घुसना था। इसलिए मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने शुरुआत में निश्चित रूप से ये दिखाया होगा कि भाई इस पर क्या टिप्पणी करें। कहीं ऐसा न हो कि जिस तबके को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी, इन तीनों जातियों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, तो क्या ये विमर्श उन तबकों तक इसी रूप में जा पाएगा या वो हिंदुत्व का जो विमर्श है, जो सनातन धर्म वाला विमर्श है, वो उसी रूप में गया तो ये नुकसान भी कर सकता है। मुझे लगता है ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसको पहले परखना चाहेगा कि भाई इन दोनों में हम किधर जाएं। और इस सब के बाद अगर अखिलेश यादव को ये लगा है कि नहीं, हम इस पे न तो माफी मांगेंगे या कोई स्पष्टीकरण देंगे या इस पर कोई बैकफुट पर आएंगे, खामोश रहेंगे। मुझे लगता है कि जो काम तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान सबको हक देता है बोलने का, और उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर कायम रहते हुए अपनी बात कही। अखिलेश यादव जी का आज का बयान जो है कि भाई हम तो सदन में पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी ये चौपाई एक बार बोल दें, मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिस है। और अगर ये टैक्टिस काम कर गई तो निश्चित रूप से जो देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हम सब लोग जानते हैं कि कई समीकरण काम करते हैं।
उसमें जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, कई मुद्दे हैं, इन सबको मिलाकर कोई भी राजनीतिक दल अपना विश्लेषण करता है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अगर ये लग रहा है कि जो बीजेपी का वोटर है वो धर्म के नाम पर अगर उधर है, और अगर जाति के नाम पर या अपनी पहचान और अपने हक के नाम पर, जैसे वो तमाम आरक्षण के सवाल हैं, तमाम थानों के सवाल हैं, मुकदमों के सवाल हैं, कार्रवाइयों के सवाल हैं, इन पर वो बीजेपी को घेर सकते हैं। तो अगर इस मुद्दे से उन्हें ये मौका मिलता दिख रहा है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि हम अपने लोगों को तो कम से कम अब न छोड़ें, और पिछले चुनाव में भी ये उन्होंने कोशिश की थी। मुझे लगता है कि इसका कोई नुकसान तो समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाला, फायदा कितना होगा ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपनी जमीन पर वापस लौट रहे हैं, और जिससे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, फिलहाल मेरा आकलन ये कह रहा है। नीरज जी बिल्कुल। कुबुल भाई, चाहे हम 2019 के शेर पर नजर डालें जब मायावती और अखिलेश मिलकर लड़े थे, महागठबंधन था, या फिर हम 2022 के वोट शेयर पर नजर डालें, आंकड़ा अलग अलग है, लेकिन जो डिफरेंस है अखिलेश यादव के जिस भी गठबंधन का बीजेपी से, वो तकरीबन 10% का है, 10-11% का। वहाँ 49 और 41 था, 49 और 39 था, बल्कि 50 और 39 था, और यहाँ पर 41 और 31 या 42 और 32 है। तो अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि मुझे कम से कम 5 से 6% वोट बैंक बीजेपी का तोड़ना पड़ेगा, जो लोकसभा चुनाव में तो 50% तक पर चली जाती है, और अपना जो विधानसभा में 32% आया है उसे बढ़ाकर 40% 42% तक ले जाना पड़ेगा। इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने यह किया है। ये मोटे तौर पर पिछले 2-3 दिन का विमर्श है, लेकिन जो बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में बीजेपी ने चीजें बदल दी हैं। जाति पाति बहुत मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा वेलफेयर स्कीम से लेकर और दूसरी चीजें, हिंदुत्व की छतरी को इतना पुख्ता कर देना, राष्ट्रवाद का उसमें रंग घोल देना, इतना ज्यादा बीजेपी ने उसको पेचीदा बना दिया है कि अखिलेश यादव का ये बयान, ये दांव चलेगा या नहीं, इस पर शक पैदा होता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार अखिलेश यादव ने अपनी जो एजेंडा है वो सेट किया है। अभी तक वो, मुझे लगता है इससे पहले जो हमने देखा है लगातार उनके पिछले 3-4 चुनाव, वो बहुत दिग्भ्रमित रहते थे। वो तय ही नहीं कर पा रहे थे हमें किस दिशा में चलना है, क्या हमें सर्वजन के नेता के तौर पे चलना है या हमें बहुजन के नेता के तौर पे। ये दोनों कश्ती पे वो सवार रहते थे, और इस चक्कर में ना वो बहुजनों के हो पाए ना वो सर्वजनों के हो पाए। अब अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है कि जो काशीराम का बहुजन फार्मूला है, 85-15 का जो फार्मूला था, उस फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे खासतौर से जो उनके संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम आई है, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अखिलेश यादव बहुजन पॉलिटिक्स की तरफ लौटे हैं। और उसके पीछे रीजन यही है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से धर्म और खास धार्मिक एजेंडे पे और क्या कहते हैं यादव और गैर जाटो पॉलिटिक्स करके तमाम ओबीसी और तमाम जो गैर जाटो दलित जातियां थी, उनको साध कर हिंदुत्व के एजेंडे की छतरी के नीचे लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वोट आधार है, वोट शेयर है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसको एक अच्छा आधार दिया, एक अच्छा एजेंट तय किया जो 50% के आसपास सिमटता है। कभी 50%, 40 से 50 के बीच रहता है, तो कभी वो 49-50 इसके आसपास ही वो सिमटा हुआ है, 40 से 50 के बीच में। अखिलेश यादव तमाम कोशिश कास्ट पॉलिटिक्स, बसपा सपा के साथ कॉम्बिनेशन करके, वो तमाम कोशिश करके कांग्रेस के साथ अलायंस करके बहुत सारे प्रयोग करके देख चुके हैं, और उन्हें ये साफ जाहिर होता है कि अगर हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रहे हैं तो कहाँ है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में एक लार्जर एजेंडा सेट कर रही है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे, जो आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, उन सब चीजों पे, उसमें मुझे लगता है कि वो जो काशीराम का पैटर्न रहा है 85-15 का, तो उस फार्मूले पे लौटी है। और वो जो आप अभी बात कर रहे थे रामचरितमानस की चौपाई, वो उसी का एक टूल की तरह था, जिसको एक लिटमस टेस्ट की तौर पे समाज की नब्ज को परखने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। अखिलेश यादव ने उस पे खामोशी अख्तियार करके जो समाज की जो तपिश थी, मुझे लगता है उसको भी महसूस किया, जब उन्हें इस बात का ख्याल आया कि इससे दलित और ओबीसी जो उनका वोट आधार है, उसमें किसी तरह की कोई कसमसाहट नहीं है, वो इसको लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, ना गुस्सा हो रहा है,
तो उनको लगा कि नहीं, अब इस पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए वो आते हैं और पहला बयान देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने कह दिया है जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आगे बढ़ें। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का काउंटर नहीं करते, पहले कहते हैं उस पर आगे बढ़े, यानी कि वो तय कर लिए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाति की बिसात बिछाएंगे और अखिलेश यादव उस पे आगे बढ़ेंगे। और अखिलेश यादव आज जो बात कहे हैं और शूद्र वाली बात कह के उन्होंने बीजेपी के जो पॉलिटिक्स है, खासतौर से धार्मिक पॉलिटिक्स है, उस पे भारतीय जनता पार्टी को उस एजेंडा पे लाना चाहते हैं। इसीलिए वो सूद और चौपाई का ही जिक्र कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द वो समेटना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चौपाइयां हैं उसमें निश्चित तौर पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी कह के और भारतीय जनता पार्टी खुद भी फंस सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव उसको अपने एजेंडे पे लाना चाहते हैं, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फंसना चाहते हैं। और इस तरह, क्योंकि जो जिन जातियों को अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं वो ऐसी जातियां उत्तर प्रदेश की हैं, मैं अगर बात करूं तो वो ऐसी जातियां जो कभी किसी के साथ स्थिर नहीं रही हैं। पिछले 3 दशक के चुनाव में हम देखें, जो है वो अति पिछड़ी जातियां रही हैं, समय समय पे अपने पाला बदलती रही हैं। उसमें खासतौर से गैर जाटो दलित की बात करें तो उसमें खासतौर से पासी समुदाय जिसको अखिलेश यादव ने टारगेट किया है, वो भी कभी किसी के साथ स्थायित्व तो नहीं रहा। वो स्थायित्व एक लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा है 89 तक, और 89 के बाद कांग्रेस का साथ छोड़ा है तो कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, तमाम चीजों की तरफ जाता रहा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने तमाम प्रयोग करके देख लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट उनके साथ टूट नहीं रहा है, ठाकुर वोट जो खासतौर से है वो आज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बन चुका है। तो अब अखिलेश यादव के पास कोई फार्मूला बचता नहीं है। उनको लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब घर जो है पुत्र के सज के तैयार है, तो सवर्ण क्यों आके किसी के घर में किराए पर रहेगा, वो अपने ही घर का मालिक बन के रहेगा। तो इस बात को मुझे लगता है अखिलेश यादव समझ चुके हैं, और इसी वजह से वो अपने कोर एजेंडे पे, और कोर एजेंडा आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का जो लोहिया 60-40 का हुआ करता था, और काशीराम ने उसको बढ़ा के 85-15 का दिया, और 85 के आज सपा के जो संगठन है उसका अगर हम जातीय एनालिसिस करते हैं तो नीरज भाई उसमें देखते हैं 83% जो है ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और 17% जो है उसमें सवर्ण को दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने दोनों, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तो जो फार्मूला है उस हिसाब से संगठन में अखिलेश यादव ने जगह दिया है। तमाम जातियों को उन्होंने किसी ऐसे नहीं कि ओबीसी की तमाम जातियां, अति पिछड़ी जातियां, उनको टारगेट किया, सवर्ण जातियों को भी उन्होंने तवज्जो दिया। अगर देखा जाए तो एक बात बार बार कही जा रही है कि भारतीय समाजवादी पार्टी में कोई शीर्ष उसमें ब्राह्मण नहीं है। किरण मैया नंदा क्यों है? ब्राह्मण ही तो है, नंबर 2 की पोजीशन है समाजवादी पार्टी में, तो ये नहीं कहा जा सकता। भले ही महासचिव की फहरिस्त में कोई नहीं है ठाकुर ब्राह्मण, लेकिन नंबर 2 की जो पोजीशन है अखिलेश यादव के बाद, उस फहरिस्त में नंबर 2 पे अगर कोई है तो किरणमयी नंदा है, जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो मुझे लगता है कि, और राष्ट्रीय सचिव वाली लिस्ट देखें तो उसमें मुझे जो है ब्राह्मण नेता भी दिखते हैं, फिर उसके सदस्य देखें तो उसमें भी दिखते हैं। तो अखिलेश यादव ने उन तमाम लोगों को, इसीलिए ब्राह्मणों को थोड़ा सा तरजीह सवर्णों में ज्यादा दी है, और वो उतनी क्यों दी है क्योंकि उनको लगता है अखिलेश यादव को कि अगर ठाकुर ब्राह्मण होगा तो जो उसमें थोड़ा बहुत ब्राह्मण नाराज होगा वोट हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है इस वजह से उन्होंने दिया है। लेकिन ठाकुरों को जो है थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया। समाजवादी पार्टी की जो मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स हुआ करती थी उसमें ठाकुर, यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है समाजवादी ठाकुर तो वोट देते रहे हैं कालांतर में मुलायम सिंह यादव के। जी, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन 2017 के बाद, खासतौर से जब से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद, आप देखेंगे जो है वो सपा, बसपा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जहां भी ठाकुर बड़े नेता थे, वो तमाम नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और इस चुनाव में भी अखिलेश यादव ने ये देख लिया कि अब ठाकुर उनके साथ आने वाला नहीं है, तो उस पर अब मेहनत करके उसको संगठन में जगह दे के रिजर्व करके कोई फायदा नहीं। ऐसे में हम अपने मूल वोटों को तरफ बढ़े, और वो अपने मूल कोर वोट बैंक काशीराम के फार्मूला, मैं इसे काशीराम का फार्मूला कहता हूं कि जो 85-15 का फार्मूला है जिसमें वो बहुजन का कहते हैं, तो उसमें उन्होंने तमाम जातियों को देने की कोशिश की है, उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की है। और अखिलेश यादव सिर्फ जो है अम्बेडकरवादियों को साथ नहीं लिया, मुझे लगता है अम्बेडकर के जो सिद्धांत और काशीराम का जो फार्मूला है उस पर भी अखिलेश यादव बढ़े। जी डॉक्टर संदीप जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अपने दर्शकों के लिए एक जिक्र कर दूं कि हम लोग चूंकि इस डिबेट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइव कर रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर हमने अपने दर्शकों के लिए एक
पोल पूछा है, अभी तक हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आज हमारा एजेंडा क्या है डिस्कशन का। तो हमने पोल में सवाल पूछा है कि अखिलेश यादव का दलित ओबीसी प्लान सक्सेसफुल होगा। इसका जवाब हाँ या ना में देना है, और नीरज जी जब इस डिबेट को क्लोज करेंगे तो इसका रिजल्ट भी बताया जाएगा। तो हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि न केवल पोल में हिस्सा लें बल्कि अपने सवाल भी हमारे गेस्ट से पूछें, ताकि ये जो अखिलेश यादव की पूरी रणनीति जो नई बनकर तैयार हो रही है, इस पर चर्चा सार्थक रूप से और हो सके। संदीप जी, आप लंबे समय से राजनीतिक रिपोर्टिंग को देख रहे हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस में आप शामिल रहे हैं। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने अखिलेश यादव जिस नई सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में भाजपा जो है वो गैर यादव ओबीसी वोट हो या दलित वोट हो, उस पर एक मजबूत पकड़ बना चुकी है, चाहे उसके लिए जो भी वजह रही हो, बसपा का कमजोर होना वजह रहा हो, या भाजपा के सरकार की जो भी नीतियां जिसे कहा था कि लाभार्थी वर्ग तैयार हो जाना रहा हो। तो एक मजबूत पकड़ है जो लगातार बढ़ती ही नजर आ रही, मतलब वो कहीं कम नहीं हुई है। 2017-14 के चुनाव से लेकर 2022 के चुनाव तक अगर हम देखेंगे तो लगातार बढ़ रही। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रामचरितमानस की चौपाई से उपजी हुई राजनीति है, एक खास चौपाई से, वो राजनीति अगर अखिलेश यादव इसी रास्ते पर लेकर चलेंगे तो क्या वो बीजेपी से उसका वो वोट बैंक छीनने में सफल हो पाएंगे, या मायावती का जो श्रिंक होता वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींच पाएंगे? आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट पर हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो प्रयास अखिलेश यादव ने किया है, जो संगठन में 64 लोगों को जो तवज्जो दी गई है, जिस तरीके से उन्होंने बाइफरफिकेशन किया है, जिस तरीके से उसका डिवीजन किया है, वो ये बताने का काम कर रहा है, वो ये संदेश दे रहा है कि जो मायावती या जो आप समाजवाद की अगर बात करते हैं तो जो लोहिया ने कहा था कि 100 में 60 की जो पोजीशन थी, वो शायद वो टारगेट अखिलेश यादव इस संगठन से करना चाहते हैं। और वो जो गैर यादव की जो बात कही जा रही, जो कबूल भाई कह रहे थे भी, वो टारगेट मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उन चुनावों में वो ये चाहते हैं कि जो गैर दलित या जो गैर यादव वोट बैंक है, जो जाटों के नाम से जिनको आप संबोधित करते हैं, उन वोट बैंक को वो टारगेट करके और उस सारे डिवीजन को अपने साथ लाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरीके से संगठन का उन्होंने विस्तार किया है और जिन बीएसपी के नेताओं को वो अपनी इस पोजीशन में एक तरीके से नए पदों के साथ, नए रंग रोगन के साथ वो ले जाना चाहते हैं, वो उसका साफ ये दिख रहा है कि वो बसपा का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को टारगेट करके बीजेपी की जो राष्ट्रीय नीति थी कि जैसे जो कहा जा रहा था कि गैर मुस्लिम, गैर यादव के बाद जो वोट शेयर बचता है, उस वोट शेयर को वो अपने साथ साधना चाहते हैं। अखिलेश चाहते तो यही है, लेकिन अब ये स्ट्रेटजी उनकी कितनी काम करती है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, उस बयान को उन्होंने काउंटर नहीं किया, उन्होंने उनका साथ दिया है। अब ये रणनीति जो है वो क्या मतदाताओं को अपनी तरफ खींच पाती है? क्या जो दलित हैं या जो गैर दलित हैं या जो गैर यादव वोट बैंक है या जो गैर मुस्लिम, जिसपे पसमानदा की बात की जा रही है, जिसको बीजेपी टारगेट कर रही है, लगातार वो उस पर कंसंट्रेट कर रही है, क्या राष्ट्रीय फलक पे वो सारे जो पहलू हैं, क्या उस पे उन मतदाताओं की नजर बनेगी? क्या वो राष्ट्रीय फलक पे, राष्ट्रीय स्तर पे अखिलेश यादव को राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को मजबूत मानना, मजबूत नेता के तौर पर अखिलेश यादव को पेश कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ी संशय। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा निर्णायक, मुझे लगता है ये जो पार्टी का संगठन इन्होंने बनाया है वो निर्णायक कदम की ओर बढ़ गया है। लेकिन अभी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मायावती जी को जो बयान आया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह दिया है। तो उनका टारगेट देखिए, वो ये समझ रहे हैं, मायावती जी ये समझ रही थी कि अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं दूंगी तो ये मेरा कोर वोट बैंक है, जो मेरा काडर वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं इससे डिस्प्रेस्ड होगा और वो जाके शायद अखिलेश यादव या जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, जो बसपा से टूट के सपा में गए हैं, उन लोगों का उनका जो रिएक्शन होगा वो शायद उस पार्टी काडर पे या उस मतदाता पे असर डालेगा। लेकिन मायावती के बयान के बाद, और मुझे लगता है कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में या स्थानीय निकाय के चुनाव में बसपा एक अहम रोल के तौर पे आपको दिखाई देगी। जब आप परिणाम देखेंगे तो मुझे
मुझे स्वयं भी लग रहा है कि शायद कुछ परिवर्तन दिखे और वो अपने आप में जो राष्ट्रीय लोकसभा के चुनाव होने हैं, जो पूरे देश के मतदाताओं के लिए वो एक नया संदेश होगा कि बसपा एक, आपको लगेगा कि एक नई चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर रही है। तो ये सारे अगर आप कंजक्शन को देखते हैं, जो फलक जो बन रहा है, जिस तरीके से ये इस समन्वय को कहा जा रहा है कि जो गैर यादव, गैर जाटो या जो गैर मुस्लिम मतदाता है, क्या वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ेगा, या क्या वो जो बीजेपी का वोट शेयर था, जो वोट बैंक था, क्या वो अखिलेश यादव के साथ या बहन मायावती के साथ जाएगा? इसमें अभी चूंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी, बीजेपी का कोई काउंटर अटैक अभी तक नहीं आ पाया है, इनके अगेंस्ट उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया है कि वो किस स्ट्रेटेजी से, किस रणनीति से इन जमीनी हकीकत पे अपना काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीजेपी का संगठन है, जिस तरीके से वो पन्ना प्रमुख या जो जिस तरीके से वो जमीनी हकीकत पे काम करते हैं, उस पूरे टारगेट को शायद कोई भी पार्टी, मुझे लगता है कि यूपी स्तर या राज्य स्तर पे तो तोड़ सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उनका क्या मुकाबला कर पाना किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए उतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप बाहर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व तो आपको नहीं दिखाई देगा ना, बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व तो दिखाई देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एनालिटिकल पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या ये समन्वय बहुजन समाज पार्टी को या जो ओपी राजभर साहब हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो कैसे इस टारगेट में अपने आप को फिट करके बैठाना देखना चाहते हैं। ये सारे जो रणनीतियां हैं वो अखिलेश यादव ने टारगेट तो एकदम सटीक किया है कि वो जो चाहते थे उस पर उन्होंने अपना कंसंट्रेट किया है, लेकिन वो कितना सफल हो पाते हैं, जो छोटे छोटे दल हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये भी मुझे लगता है कि अभी सबको देखना मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद बीएसपी कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को जमीन पे लाती है, ये भी एक बड़ा विषय होगा। जी नीरज जी, ये कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने संदीप जी आपने बताया, जिसमें एक तो बात ये जरूर है कि राष्ट्रीय फलक और प्रदेश की राजनीति दोनों में फर्क है, राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति। जी लक्ष्मण भाई, मैं आपके पास आता हूँ, उससे पहले मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ, जैसे ये CSDS ने पब्लिक डोमेन में दे रखे हैं, बट इसी आधार पर मैं आपसे सवाल भी लूंगा। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 83% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 89% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हो गए, यानी करीब 90 के पास मामला पहुंच गया। 2017 में जब चुनाव हुए तो राजपूत 70% बीजेपी के साथ थे। 2022 में जब चुनाव हुए तो राजपूत 87% बीजेपी के साथ हो गए। वैसे का आंकड़ा है 71% बीजेपी के साथ थे 17 में, और 2022 में 83% हो गए। अन्य ऊंची जातियां जो बचती है वो 70 से 78% हो गई। तो क्या ये आंकड़ों ने अखिलेश यादव की आंखें खोल दी क्या? उम्मीद तो यही करनी चाहिए, और कोई भी राजनेता कोशिश यही करता है कि आप राजनीति जब करते हैं तो देखते भी हैं कि जिस दिशा में हम जा रहे थे उसका लाभ कितना हुआ, और जो हमारा मतलब कोर विचार है जिस पर पार्टी खड़ी हुई है। मतलब मेरे लिए मैं समझना चाहता हूं कि मतलब नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की, नेताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस समय वो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पर कोई समझौता नहीं करते थे। उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा था सांप्रदायिकता का, और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मुखर राजनीति मुलायम सिंह यादव जी ने की। दूसरा मुद्दा था सामाजिक न्याय का, जिसमें वो आरक्षण और मंडल आंदोलन पूरा, उसमें वो साथ खड़े थे, और उन्होंने उन तमाम ओबीसी जातियों को गोलबंद किया और उसको लेकर के एक राजनीति की। और उसके बाद देखिए, बीजेपी जब पावर में उस तरह नहीं थी, जब 1 to 1 होने लगा सपा बसपा, तो सपा के पीछे कुछ लोग खड़े हो रहे थे, बसपा के पीछे कुछ लोग खड़े हो रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश की, यह जानते समझते हुए भी कि अगर ब्राह्मण वोट जा रहा है बसपा की तरफ और वो उन्हें टिकट दे रही है, फिर भी जनेश्वर मिश्रा इनके एक बड़े नेता थे, मोहन सिंह बगल में बैठे थे। एक बार मुलायम सिंह यादव जी से किसी ने पूछा भी कि भाई आप तो जातिवादी राजनीति करते हैं यादव, तो मुलायम सिंह जी ने पलट कर कहा कि मेरे आसपास तुमको सबसे बड़े नाम कौन दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक जनेश्वर मिश्रा है, मोहन सिंह है, उधर बेनी प्रसाद वर्मा है, उधर आजम खान है। तो ये सब एक राजनीति का एक तेवर था मुलायम सिंह यादव जी का। अखिलेश जी को 12 से 17 में तो सत्ता मिली और उन्होंने फिर उसको अपने ढंग से चलाया। उनका क्लेम है कि उन्होंने विकास किया। 17 के बाद उनको अब सीखने और फिर से पूरी पार्टी को अपने हाथ में लेकर के
आगे बढ़ाने के लिए जब मौका मिला तो उनके सामने कई रास्ते खुले थे। उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने शुरुआत कहां से की थी? बाहुबलियों की छवि से अपनी पार्टी को ठीक किया जाए, केवल उसके बाद फिर 19 तक जाते थे कांग्रेस से गठबंधन, 17 फिर 19 तक जाते आते बसपा से गठबंधन, और बसपा से गठबंधन के बीच में फिर से वो एक वापस सामाजिक न्याय का समीकरण बन रहा। और वहां मुझे लग रहा है कि आपका ये आंकड़ा है ना CSDS वाला, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव की ये बात समझ में आई होगी। लेकिन 19 के गठबंधन के बाद अब उनके सामने फिर एक चीज सामने आई कि भाई कांग्रेस से गठबंधन के लाभ नहीं मिला, बसपा से गठबंधन के लाभ नहीं मिला, तो अब 22 के लिए उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई कि तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ा। और गौर करिए अमित जी, उन्होंने यादवों को टिकट कम दिया, बहुत सारे उनके पार्टी कैडर नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने तमाम ओबीसी की गैर यादव जातियों को जोड़ा, उन्होंने तमाम और लोगों को जोड़ा। और हाँ, बीच में अब कहने को तो भाई कहना पड़ेगा, हम लोग तो अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, वो परशुराम का परसा भी आया था, वो तमाम चीजें आई थी। और उससे फिर जब आप अमीश भाई ये आंकड़ा दोहरा रहे हैं तो अखिलेश जी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि यार उससे फायदा तो हुआ नहीं। क्योंकि अभी कबूल भाई जब कह रहे थे कि भाई ओरिजिनल दुकान जहां है वो पालिका बाजार में क्यों जाएगा कोई चीज खरीदने, उसकी अगर क्षमता है कि वो ओरिजिनल चीज खरीदे। और बीजेपी ने क्लियर कट एजेंडा लिया हुआ है, और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी से बिल्कुल समझौता नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ कभी नॉन यादव, ओबीसी, अति पिछड़ी जातियों, और दूसरी तरफ पसमानदा और सबको जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए अब अखिलेश यादव जी के सामने ये सही है, मायावती जी भी ये कर रही हैं, लेकिन मायावती जी को लेकर के अभी राजनीति बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो किस दिशा में जा रही है। अब जैसे इसी प्रकरण को लेकर मुझे उम्मीद थी कि बहन जी मायावती जी का बयान कुछ ऐसा आना चाहिए था कि ये बिल्कुल रामचरितमानस की ये चौपाइयों में ये आपत्तिजनक है, वो उनकी आइडियोलॉजिकल जमीन होती। अखिलेश यादव ने जैसे ही कहा शूद्र हमें समझते हैं ये लोग, और मेरा घर धुलवाया। अब अमीश जी आपके सवाल का जवाब यही मिल गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई इस रास्ते जाकर के कोई लाभ नहीं हो रहा, हमारे अपने लोग हमसे दूर हो गए। अगर अखिलेश यादव अपने इस ट्रैक को कायम रखने में कामयाब हो, और धीरे धीरे, और संगठन में तो वो कर रहे हैं, संगठन आप देखिए उसमें वो एक जमाने में होता था सारा यादव ले रहे हैं, अब भाई देखिए सबको मौका दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उन्होंने संगठन में महासचिव बना दिया, शिवपाल जी को इधर जोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के पास जो ग्राउंड है वो मंडल आंदोलन का है, वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का एक सेकुलर ग्राउंड है, वो इन तमाम जातियों को जोड़ करके एक बड़ी एका बनाने का है, और अपने काम को गिनाने का। अगर अखिलेश यादव इसी ट्रैक पर चले तो मुझे लगता है कि वो उनको लाभ ही देगा, क्योंकि ये इनका अपना ग्राउंड है, ये बीजेपी ग्राउंड नहीं है, और बीजेपी इसमें शिकस्त पा सकती है। मुझे लगता है यही दिशा होनी चाहिए। जी बिल्कुल भाई, यही नीरज जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आप अमित आप करिए, मैं अब ले रहा हूँ। कबूल भाई, यही सवाल आपसे भी है कि जैसा लक्ष्मण जी बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि जाहिर तौर पर आंकड़े किसी को भी राजनीति की दिशा अपने मोड़ने के या अपने राजनीतिक एजेंडा को सेट करने में मदद करते हैं। तो आंकड़े जो CSDS के हैं, पोस्ट पोल आंकड़े, चूंकि बात हम लोग रामचरितमानस के चौपाई से शुरुआत होने वाली राजनीति की कर रहे हैं, तो रहीम जी ने भी तो एक दोहा कहा है ना कि एक सद है सब सद है, सब सद है सब जात। तो अखिलेश यादव 2022 में जो सबको साधने की कवायद में जुट गए थे, जो लक्ष्मण भाई बता रहे हैं कि फरसा भी निकल गया था, गैर यादव ओबीसी भी चल रहा था, अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स भी चल रही थी, लेकिन क्या अब जाकर उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, अब तो केवल हमारी जो एजेंडा है अब इसी राजनीतिक एजेंडा इसी दिशा में बढ़ेगा कि ब्राह्मण माइनस राजपूत माइनस, जिसको आना होगा आ जाएगा, टिकट हम देंगे उन लोगों को, लेकिन जिसको आना होगा आएगा, लेकिन हमारे एजेंडे में ओबीसी, अति पिछड़े और दलित वोटर्स ही रहे, माइनॉरिटी। देखिए अमीश भाई, दरअसल उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो 90 के बाद बदल गई। उत्तर प्रदेश की सियासत 90 के बाद से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ओबीसी या पिछड़ी जाती हैं, दलित, इन्हीं के आसपास सिमटी हुई है। दो, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी खासतौर से 90 के बाद ही पूरी सत्ता की जो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया था, वो भी ओबीसी चेहरा को बनाया था। कल्याण सिंह को लाई, फिर उमा भारती को लाई। कल्याण सिंह ने तो 1991 में एक अच्छा प्रदर्शन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 2002 में भारतीय जनता पार्टी जो है राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री जैसी बनाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सियासी असर क्या होता है उत्तर प्रदेश में,
वो 2000 उससे उभरने में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल का वनवास काटना पड़ा है और 2017 में वो वनवास उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, और वो तब खत्म हुआ है जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे ओबीसी का एक बड़ा चेहरे के तौर पे उसे पेश किया। और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की तमाम जातियों को 2013 में, खासतौर से जब अमित शाह जी प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जिस तरह से काम किया था अमित भाई, मैं उस वक्त मैंने खुद कई चीजों पे देखा था कि वो तमाम अति पिछड़ी जातियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, तो भारतीय जनता पार्टी को गैर यादव ओबीसी के बीच में अपने आधार मजबूत करने का एक मौका मिल गया, एक नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया, और ये बताने की कोशिश की कि अखिलेश यादव की जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ यादव और मुसलमानों के लिए काम करती है। उसी समय उत्तर प्रदेश पीसीएस के एक रिजल्ट को हवाला दिया गया और उस हवाले को जरिए एक पूरी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव गढ़ी गई कि सारी जो भर्तियां हैं वो सिर्फ यादवों की हो रही हैं। इसमें जो तमाम अति पिछड़ी जातियां, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने तमाम ऐसा जमीन पे काम किया, मतलब एक जाके, और खास तौर से मुजफ्फरनगर का दंगा, उससे हिंदुत्व का एजेंडा खेला गया और जातियों को समेटा गया। क्योंकि पिछले 15 सालों तक जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता में सपा बसपा ही रही है, तो ये कहा गया कि सपा में यादव मुसलमानों का काम होता है कि ये सरकार है, और बसपा सिर्फ जाटुओं की है। तो जो तमाम जो दलित जातियां थी वो बसपा से छिटकी और सपा से छिटकी, और उनके बीच उनको जो है तमाम कई चाशनी के, जो नीरज भाई कहते हैं, वरख लगा के, चांदी के वरख लगा के भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में तमाम लोगों को सपने दिखाए, तमाम अलग अलग जातियों को दिखाया गया मुख्यमंत्री। उसी जो लहर थी उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है बह गए थे, और वो भी जाके जो अम्बेडकराइड अपने आप को कहते हैं, वो भी मिशनरी के आदमी हैं, वो भी उसमें चले गए। लेकिन उनको 5 साल में समझ में आ गया कि वो किस राजनीतिक हैसियत के हैं, और फिर वो तुरंत जो है जब सपा में आए, और सपा में आने के बाद सबसे पहले वो अपने कोर एजेंडे पे लौटे, और जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा दे रही थी। योगी आदित्यनाथ जी बार बार कह रहे थे 80-20 का है, ये 80 बनाम 20 का लड़ाई है। तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85 बनाम 15 कहा था, और 15 में भी अपनी हिस्सेदारी की बात कही थी। वो बयान के बाद आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से 80-20 की बात नहीं आई। अब फिर से जो है उसी एजेंडे पे, क्योंकि अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि हम तमाम कोशिश कर लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, ठाकुर ब्राह्मण वैश्य, ये नहीं आने वाला। ये सपा भारतीय जनता पार्टी के बुरे दौर में, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब भी 50% से ज्यादा अमीश भाई वोट इनका मिलता रहा है। आज तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पे है, सत्ता पे है, और सत्ता में रहते हुए ये वोट कतई छिटकने वाला नहीं है। क्योंकि ये वोट, मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं, इन्हें तमाम चीजों में फायदा है, तो वो क्यों आएगा? वो तभी आएगा जब उसके राजनीतिक हनन होने लगेगा, उसके अधिकार छीनने लगेंगे। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजें ये अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही है। तो अखिलेश यादव ने भी समझा कि हमें कैसे काउंटर करना है, तो वो अपने जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, जो तमाम अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अलग अलग चीजों में जिनको हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी छतरी के नीचे लाई है, अब उनको कास्ट के नाम पे समाजवादी पार्टी उसी भारतीय जनता पार्टी के फार्मूले से वापस लाना चाहती है। जिस फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी लाई थी, हिंदुत्व के फार्मूले से, और उसको अब अखिलेश यादव जी और या जो बसपा में से आए हुए सपा में नेता हैं, वो अपने कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए उन्हें लाना चाहते हैं। और उसके लिए एक रामचरित मानस की जो चौपाई है, वो एक बड़ा उसका टूल का काम कर रही है। मैंने कहा कि वो, क्योंकि ऐसी चीज है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी बचाव नहीं कर सकती, उसका साथ नहीं खड़ी हो सकती, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है यही चीज जो है समाजवादी पार्टी को दिख रही है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं, तो यही एक पॉलिटिक्स हो सकती है। क्योंकि मंडल के दौर में कमंडल की जो पॉलिटिक्स थी 90 में, उसको काउंटर किया, एक फार्मूलों का सफल दिखा। तो मुझे लगता है उनको यही लगता है कि इससे हम कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में की सियासत थोड़ी सी बदली है। तमाम ओबीसी जातियां आज जो है हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ी हैं। अब अखिलेश यादव ने एक संगठन तो बना लिया, क्या इन संगठन के लोगों को अखिलेश यादव जिम्मेदारी देंगे, या फिर केवल महासचिव बना के केवल पद दे के घर तक बैठा देंगे? अगर घर तक बैठा देंगे
तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं होने वाला। लेकिन अगर कहीं जिम्मेदारियां दे के उनको कहीं लगा के कुछ हो सकता है, अगर उनको कुछ कुछ जिले की जिम्मेदारियां जहां पे उनकी जातियां हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें एक सफलता हो सकती है। क्योंकि अति पिछड़ी जातियां को इतना उनकी राजनीतिक जो है उनकी जरूरतें हैं, उनकी डिमांड है, वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए नहीं पूरा कर सकती, क्योंकि अपने वो मूल एजेंडे पे है और उसके मूल एजेंडे के तहत तमाम नौकरियां, तमाम जगह बातें आ रही कि आरक्षण से लेकर तमाम इश्यूज हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इस तरह खड़ी रहती है तो हो सकता है कि नुकसान करे। लेकिन दूसरी बात है कि अभी संदीप भाई हमारे कह रहे थे बसपा, दरअसल बसपा की जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, बसपा एक सियासत तो कर रही है, सब वो यादव मुस्लिम अति पिछड़ी को जातने के साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उससे बड़ी लकीर खींच दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने उन नेताओं को जिम्मेदारी दे दी जो अति पिछड़े के नेता रहे हैं, चाहे रामचंद्र राजभर हो, लालजी वर्मा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो। इस तरह से एक बड़ी है। दलितों में देखिए NG सरोज हो, अवधेश प्रसाद हो, त्रिभुवन दत्त हो, तो ये पूरी फहरिस्त है जो दलित राजनीतिक चेतना से निकले हुए, काशीराम की प्रयोग से निकले हुए अपनी अपनी कास्ट पॉलिटिक्स में 2022 में हमने देखा NG सरोज, रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा जैसे नेताओं ने अपने अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया था, जबकि उन्हें बहुत सीमित दायरे में रखा गया था। अगर वाकई बात उन्हें उस जिलों की जिम्मेदारी ऐसी दी जाती है और है, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अलग अलग छत्र तैयार किए थे, जिस बात को लक्ष्मण भाई कह रहे थे, अगर अखिलेश यादव भी इन नेताओं को संगठन में जगह दिया है, लेकिन अगर छत्र के तौर पर तैयार करेंगे और तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी फिर उसी तरह से मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी उस तरफ लौटेगी। और मुझे लगता है उससे भी अगर वाकई बात स्पेस देते हैं, हरेंद्र मलिक हैं, नीरज चौधरी हैं, जाट नेता भी हैं, तो तमाम यहां तक कि लोध भी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जो कि लोध समुदाय से आते हैं वो भी हैं, हालांकि वो बसपा के बैकग्राउंड से रहे हैं और बसपा से बीजेपी सपा में आए, तो कोई भी जातियां छोटी छोटी जगह चौहान, कुर्मी, मौर्य, मतलब बड़ी तादाद में है। और दो चीजें देखिए अमीश भाई कि इसमें अगर देखा जाए तो दो जातियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, एक कुर्मी को दिया गया है और दूसरा जो है वो कुशवाहा मौर्य को दिया गया है। और ये दोनों कास्ट जो है आज भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट बैंक बनी, तो मुझे लगता है इनको साधने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो उधर जो बसपा पाल समुदाय को साधने की कोशिश कर रही थी विश्वनाथ पाल के जरिए, उसको समाजवादी पार्टी ने दयाराम पाल और विश्वनाथ पाल, राजाराम पाल जैसे बड़े नेता, दावर नेता जो पाल समुदाय के हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी ने, वो भले ही समाजवादी पार्टी ने दल बदलू नेताओं को तरजीह दी हो, लेकिन ऐसे नेताओं को तरजीह दी है जो कर सकते। अब मुस्लिम पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स में आजम खां क्योंकि संस्थापक सदस्य रहे हैं तो उनको नजरअंदाज करना मुझे लगता है उतना महत्व नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ वो बाद में सलीम शेरवानी का नाम जोड़ा। सलीम शेरवानी वही नेता है जो सौम्य नेता है, थोड़ा सा धैर्य है, व्हाइट कॉलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो कोई सेकुलर पॉलिटिक्स के बहुत बड़े चेहरे हैं, कोई हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करते, उनके नाम पे किसी तरह का विवाद है। दूसरी तरफ और भी समाजवादी पार्टी में जिनको दिया गया है, वो चाहे जावेद आब्दी हो या जावेद अली खान हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और राज्यसभा में भी हैं, बड़े इश्यूज पे और खासतौर सामाजिक न्याय के मुद्दे पे मुखर रहने वाले नेता हैं। तो कमाल अख्तर युवा नेता है। तो बड़ी एक फहरिस्त समाजवादी पार्टी ने एक अम्ब्रेला बनाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये नेता क्या केवल शोपीस में सजेंगे या फिर ग्राउंड पे उतर के काम करेंगे। अगर ग्राउंड पे करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए एक काउंटर के लिए, बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी करेंगे। अगर नहीं शोपीस बनेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो है सब 2022 में हुआ वैसे ही कुछ है। लक्ष्मण जी, एक क्योंकि ये चर्चा से शुरू हुआ था तो एक आंकड़ा मुझे भी याद आ रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी का वोट 58% बीजेपी को मिला, CSDS ये कहता है, और 2022 में ये 65% हो गया बढ़कर। तो जब इस पर एनालिसिस हुआ तो बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना था कि 2022 आते आते बीजेपी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उनका एक जादू चला है, क्योंकि उनका फायदा जिसको पहुंचता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं ओबीसी पॉलिटिक्स, अति पिछड़ों के समाज से आता है। तो अब चूंकि अब तो फिर ये वो वेलफेयर स्कीम्स तो किसी ना किसी रूप में चल ही रही हैं, कुछ बंद हुई कुछ चल रही हैं। और इसके बाद बीजेपी ने इस दौरान जो एक बुलडोजर की पॉलिटिक्स
चलाई, विकास का एक मुलम्मा वो चढ़ाते हैं। डबल इंजन सरकार को एक संजीवनी बूटी की तरह पूरे देश में उन्होंने एक नारा बना दिया है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास होगा। तो मैं आपसे आंकड़ों की पॉलिटिक्स के अलावा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर यह जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी ने अपना जाल इतनी मजबूती से फेंका हुआ है, जाल ना कहें अपनी रणनीति कह लीजिए, तो जो बातें हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव की कोशिशें हैं, वो क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाती हुई नजर आ रही हैं आपको? सवाल है नीरज भाई। देखिए, सवाल ये भी है कि अगर 5 किलो अनाज और 500 रुपए जो अंतिम समय में, चुनाव के समय वो श्रम कार्ड और वो सब करके गया था अकाउंट में, और 5 किलो अनाज वाला तो 80 करोड़ लोगों को मिल ही रहा है, 24 के लिहाज से उसको एक बड़ा ट्रम्प कार्ड वो खेलेंगे भी। मुझे लगता है कि कुछ चीजें और इसके साथ काम करेंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो एक खास तरह का विमर्श है। अब ये विफलता इस लोकतांत्रिक संस्थानों की कहिए कि ये विमर्श जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है कि भाई ये अनाज तो मिल रहा है, लेकिन इसके एवज में क्या क्या नहीं मिल रहा है, ये विमर्श नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि वो अनाज फिर बहुत भारी पड़ रहा है, कि उनके लिए अहमियत रखता है कि भाई कुछ नहीं तो हमारे घर में चूल्हा तो जल रहा है। ये बात तो एकदम सही है। लेकिन अब एक बात और, अब इसके पैरेलल ये एक चुनाव में, 2 चुनाव में बहुत काम करेगा। उसके साथ अब जब ये सवाल पूछा जाएगा कि बाकी जातियों को जब आपने ये कहा था कि उन्होंने आपका हक नहीं दिया, हम आपको आपका हक देंगे, तो फिर अब कहीं तो किसी कोने में ये सवाल उठेगा कि हक कहां मिला। ये सवाल भी एक नए मुद्दे बन करके, और ये अब ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो कितनी मित्रता से उन लोगों के बीच यह बात पहुंचाने में कामयाब होती है कि देखो आपको जो कहा गया था वो आपको नहीं मिला, अनाज मिल रहा है। इसलिए अनाज बहुत दूर तक नहीं जाता। हाँ, 1-2 चुनाव में गया, आगे भी हो सकता है कि उसकी एक बड़ी भूमिका रहे, लेकिन अब जैसे जिन जातियों को जोड़ा है, मतलब पिछली बार अभी कबूल भाई जिन लोगों को कह रहे थे, रामाचल राजभर, लालजी वर्मा से लेकर के मुस्लिम वोट बैंक से लेकर के तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आना, और इधर शिवपाल यादव को ले आना, और तब इंद्रजीत सरोज, तमाम जातियों के लोग। इससे क्या हो रहा है, अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को उन तमाम मुद्दों के साथ एकजुट करेंगे। केवल जातियों की गोलबंदी नहीं होगी, और अगर केवल जातियों की गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकती, और उसमें से फिर वो लाभार्थी समूह उधर जाएगा। कुछ लोग धर्म के नाम पर जाएंगे, कुछ लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जाएंगे, कुछ लोग मीडिया के जरिए जो बहस चलाई जा रही है उसके नाम पर जाएंगे कि हाँ भाई हमारा धर्म ही खतरे में है। ये भी नैरेटिव काम करता है। इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी ये जरूर कयास लगा रही होगी कि इन नेताओं के जरिए अब उन समुदायों के मुद्दों पर हमें काम करना होगा, और मुद्दों को लेकर के फिर वो बीजेपी को घेरें। जैसे मैं एक बात कहूं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता से आप जब पूछेंगे तो कभी वो ये नहीं कहेंगे कि हम दलितों पिछड़ों को एकजुट कर रहे हैं, इन्हीं से हम चुनाव जीतेंगे। ये तो हम लोग का विश्लेषण है, क्योंकि उनकी भाषा फिर ये होती है, जैसे मैं हूं, अगर मैं एक सोशल मुद्दे पर अगर कोई राय रखूं तो मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि एक पूरी जाति जैसे ब्राह्मण या ठाकुर उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा कि देखो मेरे लिए बीपी सिंह, अर्जुन सिंह और ये तमाम लोग अपनी जाति से ऊपर मेरे विचार के साथ हैं। वैसे ही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बात कहनी होगी कि जो संविधान, सामाजिक न्याय और भारत के संविधान मंडल को मानने वाले लोग हैं वो अपर कास्ट भी होंगे, तो वो आपके साथ होंगे। 90% भी अपर कास्ट का वोट बीजेपी को गया तो 10% आपके पास है, और वो आपके पास रहेगा। आपको उसका विरोध नहीं करना है, आपको अपना एजेंडा रखना है, और वो एजेंडा सामाजिक न्याय का है। और अगर इस एजेंडे में ये मुद्दों के साथ सरोकारों को जोड़कर जनता से संवाद कामयाब हो गया, तब मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत कारगर होगी। और इन सारी चीजों को मिलाकर अगर काम नहीं हुआ तो फिर बीजेपी है भाई, उसके पास तो पावर भी है, पैसा भी है, और उनके पास तमाम मुद्दे भी हैं, तो वो तो खेल करेंगे। वो तो इससे फिर चुनौती समाजवादी पार्टी को दूर तक नहीं ले पाएगी। इसलिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। जी शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात जोड़ दे रहा हूँ कि हालांकि इस विवाद का वो आंकड़ा रहा होगा जो मूड ऑफ द नेशन एक इंडिया टुडे और सी वोटर का आया था, तो उसमें भी 70 सीटें तो मिल ही रही थी ना बीजेपी को। जी अमीश। जी संदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर,
और ये एक टिप्पणी भी कर दूं कि लक्ष्मण भाई, अगर आपकी बात हो सकता है, समाजवादी पार्टी के नेता अगर देख रहे हो इस लाइव को, तो वो अपनी एजेंडा सेटिंग करने में उनको सहायता मिल जाएगी आपकी बात से। संदीप जी, मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले मैं कुछ सवाल, चूंकि कई सारे दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो भी कुछ अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे एक हमारे दर्शक है वीरू दास, वो लिख रहे हैं कि एक बार दलितों ने सपा को वोट देकर देख लिया, बदले में बोल दिया कि बसपा का वोट बीजेपी में गया, ऐसे में दलितों का वोट पाना मुश्किल है। एक हमारे यूजर है, दर्शक है संजय कुमार पांडे जी। लक्ष्मण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक छोटा सा कमेंट। ये जो बात है ना, निश्चित रूप से ये बात आएगी। बसपा जैसे ही मजबूत होगी, बसपा अपने आप में एक सेंटिमेंट का नाम है। बसपा की जो लीडरशिप है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडरशिप है। लेकिन जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद और इधर जो है जयंत, अगर इनकी भूमिका को हम नजरअंदाज करें और अगर समाजवादी पार्टी इन सब को लेकर के अगर कोई ढंग का काम इस तरह रणनीति बनाकर करेगी तो इस समस्या से निपट पाएगी, जो आपका सवाल था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल। जी ऐसे ही एक हमारे दर्शक है संजय कुमार पांडे, वो लिख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को समाप्त कर दिया। रोशन कुमार है, वो लिख रहे हैं कि अखिलेश का आंदोलन होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राम सेवक यादव लिख रहे हैं कि 85 जग गए हैं, शिक्षक घोटाला बहुत याद आ रहा है। संदीप जी, मेरा सवाल यही है, जो जिस पर टिप्पणी अभी लक्ष्मण भाई कर रहे थे, कि 2019 में अखिलेश यादव ने एक महागठबंधन किया था मायावती के साथ। तो जैसे हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, कि जब अखिलेश ने अपनी पार्टी में लोगों को जो पद दिए, जो जाति के हिसाब से पद दिए, जिसका कुबुल भाई कहते कि उनको अधिकार भी काम के दिए जाए, वो अपने इलाकों में जाके काम करें। तो जब 2019 का महागठबंधन हो रहा था, तो मायावती तो दलितों की टॉप लीडर है, इसमें एक सर्वमान्य नेता है, वो भी अखिलेश यादव के साथ आ गई। लेकिन जो ये ओबीसी और दलित वोटों का जो सामंजस्य होना चाहिए था, वो जमीन पर नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी भारी पड़ गई और जीत गई। उसके बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, जो विदु दास हमारे दर्शक पूछ रहे थे। सपा ने कहा कि बसपा का वोट हमको नहीं मिल पाया, बसपा ने कहा कि सपा का वोट हमको नहीं मिल पाया। तो अब सवाल यह है कि अगर इतनी प्रतिद्वंदिता है दलित वोटों में और ओबीसी वोटों के बीच में उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव की क्या ये कवायद 2024 का, अगर हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें, तो क्या ये कवायद 2024 के संदर्भ में कुछ सफलता पाती नजर आ रही है, या वही 2019 वाला हश्र होगा? नहीं, जो बात लक्ष्मण भाई कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी, ये कॉम्बिनेशन अगर अखिलेश यादव के साथ होता है, तो जो मायावती का परिप्रेक्ष्य आप कह रहे हैं कि उनके बाद भी फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को कम हुआ और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा हुआ, उनकी सीटें ज्यादा बड़ी लोकसभा में, समाजवादी पार्टी को उसका घाटा नुकसान हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ कोई अलायंस बन पाता है 24 के लोकसभा के चुनाव के पहले, और ये अलायंस देखिए इनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बना ले, तब मुझे लगता है तब ये दूरगामी परिणाम दे पाएंगे। अगर ये अलायंस 6 महीने या 3 महीने पहले बनता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सुखद परिणाम शायद समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा। रही बात कि अगर इस कॉम्बिनेशन के बाद भी बीजेपी इन अपने जो उनका जो सी वोटर और इंडिया टुडे की जो सर्वे आया उसमें बता रहे हैं कि 70 सीटों से ज्यादा का 70 सीट दिखा रही है लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, तो ये कॉम्बिनेशन आखिर कैसे टूट पाएगा? अगर सारी जातियों का वोट अगर गैर मुस्लिम और गैर यादव की को आप हटा दें, तो आपको आप ये साफ आपको दिख रहा है कि मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट अगर बीजेपी को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो छोटे छोटे जो दल हैं, छोटे छोटे जो उनके वोटर्स हैं, वो सारे वोट अगर बीजेपी को एक साथ मिल जाते हैं, तो ये एकजुट होकर भी ये जो ये चाहते हैं वो शायद इनका सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब इसमें जो एक बड़ी बात है, जो अखिलेश यादव ये इस संगठन को बना के खेलना चाह रहे हैं, अगर उस पे बीजेपी ने अपनी जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, अगर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव का ये जो दांव खेला गया है, वो शायद दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, और इसके बाद की स्थिति क्या होगी, और ये जो छत्रप इनको बनाए गए समाजवादी पार्टी में जो बीएसपी से आए हैं, क्या उनको वो राइट दिए जाएंगे, उनको उन क्षेत्रों में वो अधिकार दिया जाएगा कि वो स्वतंत्र होकर वहां अपनी मर्जी से अपने तरीके से संगठन को जमीन तक ले जा सकें, और जो बात अखिलेश चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी चाहती है, वो बात वो वहां तक पहुंचा सकें। और जिस तरीके से बीएसपी का जो पूर्व वोट बैंक है, क्या उस वोट बैंक को ये जो बीएसपी से नेता समाजवादी पार्टी में आए हैं नए चेहरे के साथ इनको बनाया जाएगा?
क्या ये बीएसपी के वोटर को समझा पाएंगे, टर्नआउट कर पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि शायद मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर इनको ये संगठन बनाया गया है तो ये कितनी जल्दी जमीन पे काम करने के लिए जाता है, कितनी इसमें तन्मयता दिखती है और कितनी तेजी से ये वोटर को अपनी तरफ शिफ्ट कर पाता है। और जो 80 करोड़ को कहा जा रहा है कि अन्न और जो मुफ्त राशन मिल रहा है, वो स्ट्रेटेजी क्या उसके खिलाफ कोई समाजवादी पार्टी, बीएसपी या जो अन्य छोटे दल हैं, क्या कोई रणनीति ले आ पाते हैं? कोई एक नई जो सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, एक जन सरोकार की नीति की बात की जा रही है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बीएसपी या समाजवादी पार्टी दे पाएगी? ये सारे मुद्दे जो हैं वो तभी आपको मुझे लगता है क्लियरिफाई कर पाएंगे जब ये चुनाव आपके नजदीक आ जाएंगे। और इसके बाद ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, अगर ये सार्वजनिक की जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और जो बात आप शिवपाल यादव को लेके कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शिवपाल यादव के आने के बाद क्या संगठन उतना मजबूत हुआ है, क्योंकि उनके बेटे को ही उसमें तवज्जो नहीं दी गई। आदित्य यादव इस फहरिस्त में नहीं है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनको एक तरीके से सेटल किया गया है कि भाई आप स्टेट पॉलिटिक्स में अब आपकी वैल्यू एक गार्जियन के तौर पे हो सकती है, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शायद शिवपाल यादव को मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा तवज्जो अखिलेश यादव नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है डिम्पल की वजह से उनको ये स्टेटस दे दिया गया हो, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही समझ में आता है कि क्या जो यादव हैं, जो जाटव हैं या जो दलित हैं या जो अति पिछड़े हैं, क्या वो बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? क्या बीएसपी के साथ वो लोग जाना चाहेंगे? ये सारी बातें जो है वो भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल इस पे ये कह पाना कि लेकिन जो संगठन बनाया है समाजवादी पार्टी ने, उसका टारगेट तो यही है कि हमको अब पंडितों और ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन जिस पे बीजेपी ने टारगेट किया था उसी टारगेट वोट को समाजवादी पार्टी अपनी तरफ टर्न आउट कराना चाहती है। आमिश भाई, तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर उस पे वो सफल हो पाते हैं तो हो सकता है कुछ सीटों का हेरफेर आपको दिखाई दे, लेकिन वो रणनीति कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। जी संदीप जी, आपने काफी वाजिब बातें की, और जो आपने शिवपाल यादव का जिक्र किया उस पर हम लोग किसी अगले दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, एकदम इस पर तो ये भी चर्चाएं है। नहीं लक्ष्मण, अभी हम कबूल भाई से एक सवाल ले रहे हैं। दरअसल कबूल भाई, जो सवाल मैंने संदीप जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे भी ले रहा हूँ। बेसिकली वो जो दर्शक के कमेंट से उपजा हुआ सवाल है कि अखिलेश यादव जिस दिशा में कवायद कर रहे हैं वो दिशा उनको ओबीसी और दलित वोटों के सामंजस्य बनाने की दिशा है, कि वो दोनों वोट एक जगह पड़े, ये तय करने की दिशा है। वो खतौली उपचुनाव में ये लगा, खतौली ही क्यों, 2022 के विधानसभा उपचुनाव के भी अगर हम आंकड़ों को देखें तो गैर यादव ओबीसी भी अखिलेश यादव को वोट करते दिखे हैं और अच्छे खासे दलित भी अखिलेश यादव को वोट करते दिखे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को। और खतौली उपचुनाव में भी ये प्रयोग सफल रहा जयंत और चंद्रशेखर आजाद को लाने का। लेकिन जब बड़ा चुनाव होगा 2024 जैसा महासमर जब होगा और बीजेपी का ये दावा, हम लोग के शो पर यशवंत देशमुख सी वोटर के आते हैं, उन्होंने कहा था कि जो देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता है वो तो नरेंद्र मोदी हैं। तो जब नरेंद्र मोदी 2024 में देश के सबसे बड़े कोट एंड कोट ओबीसी नेता के तौर पर उतरेंगे उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव की ये कवायद क्या रंग है, कुछ फायदा होगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक बात आपने कहा कि सपा बसपा जो खासतौर 2019 का जिक्र किया, दरअसल 2019 का जो चुनाव था वो बहुत ही कागजी तौर पे गठबंधन था, जमीनी तौर पे गठबंधन दोनों का नहीं हो पाया था। बहुत एंड टाइम पे वो गठबंधन हुआ, चुनाव से बहुत कम समय पहले। उसकी कवायद हालांकि 1 साल से चल रही थी, 2018 से चल रही थी, लेकिन वो 2018 तक न मायावती की तरफ से कोई दिशा वो हो रहा था, सिग्नल मिल पा रहा था, ना अखिलेश की। लेकिन आखिरी में हुआ, लेकिन केवल जमीनी गठबंधन कागजी हुआ और जमीन के ऊपर जमीन पे दोनों दलों के बीच, क्योंकि एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और बसपा एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती रही, दोनों कैडर एक दूसरे के खिलाफ रहे। जब तक जमीन पे काम नहीं होता तब तक दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बनता, क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए बहुत सी चीजें ऐसी की थी जो दलितों को भा नहीं रही थी, जिसमें खासतौर से प्रमोशन का रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा था,
जिसको लेके समाजवादी पार्टी का जो है स्टैंड रहा है, वो कहीं ना कहीं बसपा और दलितों को भी हो रहा। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने दलित महापुरुषों के जिले और उनको तमाम नाम पे बदले। तो मुझे लगता है एक ये वजह समाजवादी पार्टी के साथ जो है दलितों की न जाने की रही है। तो यादवों की भी एक बड़ी समस्या रही है कि जिस समुदाय के खिलाफ वो हमेशा पिछले 20 साल से लड़ रहे थे 1995 के बाद से, वो चीज कहीं ना कहीं दोनों के बीच हुआ थी उसके बीच। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर ये काम किया है, और मुझे ये लगता है कि सत्ता में रहते हुए अगर कोई उपचुनाव हार जाता है और विपक्ष जो है उसे जीतने में सफल हो जाता है, तो ये बड़ी सफलता है। और उत्तर प्रदेश के खास तौर से आपने बात किया खतौली का, खतौली में जयंत ने जो सियासी प्रयोग किया वो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात रही। लेकिन उससे भी बड़ी चीज मुझे मैनपुरी में दिखी। मैनपुरी में वहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जहां पे न चंद्रशेखर प्रचार करने आते हैं, वहां पे बसपा अपने कैडर के लोगों को लगाती है, सपा अपने कैडर के लोगों को लगाती है, चाहे वो दलित नेता हो या पिछड़े नेता हो, उनको लगाती है। और दलित बूथों पे अच्छा प्रदर्शन करने में समाजवादी पार्टी सफल रहती। तो दरअसल मायावती की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं जो बसपा का कोर वोटर है, जो दलित पिछड़े हैं, उनके अंदर भी एक बेचैनी पैदा कर रहा है। और समाजवादी पार्टी अब जिस स्टैंड पे आगे बढ़ रही है, और ऐसे में अगर रामचरितमानस पे जिस बात का लक्ष्मण जी जिक्र कर रहे थे, अगर मायावती अपने ग्राउंड पे ही नहीं खड़ी होती और उस पे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ब्लेम की पॉलिटिक्स करती हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो वोटर है वो और भी जो है तेज जो है उनसे छिटकेगा। क्योंकि उनका जो वोटर आज समाजवादी बसपा के साथ जो वोट बचा है वो पेवर अम्बेडकराइड वोट है, वो थोड़ा सा बौद्धिस्ट है, जाटो है, वो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी के एंटी बीजेपी वोटर है, वो ऐसे में जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि समाजवादी पार्टी अब बैसाखी के सहारे नहीं, अब कैडर के सहारे काम करना चाहती है, अपने एजेंडे के सहारे काम करना चाहती है। और उसको लग रहा है कि अगर हम अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये कर सकते हैं। एक बात अभी नीरज भाई ने कहा, मूड ऑफ द नेशन 70 सीटें, निश्चित तौर पर 70 सीटें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना था, और उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी 70 नहीं 80 सीटें जो जीतने का टारगेट रखी है, वो भी एक बड़ी चीज है। अगर 70 सीटें जीतती है तो इसका मतलब है एक सीट वो 2014 से भी कम जीत रही है, तो उसका तो सपना 2014 से भी आगे ले जाने का है। और 2014 से आगे ले जाने का तभी सपना साकार हो सकता है जब उसको 60% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन 2022 में जो मुझे चुनाव के नतीजे दिखते हैं वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है करीब ऐसी 25 लोकसभा सीटें हैं जहां पे वो जीतने की स्थिति में है। और जिन वोटों के सहारे अखिलेश यादव ने कॉम्बिनेशन बनाया है, और जिन जो एक नए कमीशन के साथ उतर रहे हैं, वो उन्हीं 25 से 30 सीटों को टारगेट रख रही है उत्तर प्रदेश में लूज करने का। क्योंकि मुस्लिम यादव पूरी तरह से सॉलिडेट है समाजवादी पार्टी के साथ। अब बात आती है पिछड़े। एक बात और अभी हमारे संदीप भाई कह रहे थे, मैं थोड़ा सा सामाजिक न्याय की रिपोर्ट, दरअसल सामाजिक न्याय की रिपोर्ट इतना ही जो है समाजवादी पार्टी को चिंता में डाल सकती है और भाजपा को संजीवनी दे सकती है। तो पिछले 8 साल से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लागू कर रही? क्योंकि जिस दिन सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होगी उस दिन सबसे ज्यादा बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मूल वोट जुड़ा हुआ है ओबीसी का, वो छिड़क जाएगा। वो वोट है कुर्मी, मौर्या, कुशवाहा, जाट, लोध, ये ऐसे हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे इनका भी आरक्षण कटौती होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादवों की कटौती होगी। तो जब यही वजह है कि नहीं, अगर ये सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होगी तो अनुप्रिया पटेल भी छिटकेंगी। तो बड़ी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बनी है सामाजिक न्याय की रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर चिल्लाते चिल्लाते इसलिए चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी गले की फांस बनेगी, इसीलिए बीजेपी उसे नहीं लागू करना चाहती। बीजेपी जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है उसको जैसे कहा आपने कि मोदी के ओबीसी चेहरे के तौर पे, दूसरा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के तौर पे काउंटर करने की प्लानिंग पूरी करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार थोड़ा सा अलग तरीके की रणनीति के साथ है, वो आक्रामक पॉलिटिक्स के साथ है। वो बीजेपी के एजेंडे पे, मैदान पे, ग्राउंड पे जाने के बजाय अपने ग्राउंड पे खेलना चाहती है। अब देखना है कौन किसके ग्राउंड पे। अगर समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे पे कायम रहती है और भारतीय जनता पार्टी को अपने ग्राउंड पे खेलती है तो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करेगी। अगर वो बीजेपी के ग्राउंड में कहीं फंस गई, जैसे 2022 में वो बीजेपी के ग्राउंड में फंस गई,
तो उसी तरह, क्योंकि इस बार आपने देखा, हमें नीरज भाई एक बात कहते हैं कि हमेशा कि तो जितना मुस्लिम पॉलिटिक्स पे निर्भर करेगी, जितना आक्रामक दिखेगी, यादव दिखेगी, उतना ही जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है, और ये मुझे 2022 में दिखा। लेकिन 2024 के चुनाव में वो दिखने लगा है कि समाजवादी पार्टी में जो नेता है वो हसीब आजम खान किस कंडीशन में है, कोई नहीं। सलीम शेरवानी को लाए हैं, वो बहुत सौम्य नेता है, मैंने कहा वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते। तो समाजवादी पार्टी अब उस दिशा में बढ़ रही है कि जहां पे वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करेगी, लेकिन आक्रामक के बजाय सौम्य पॉलिटिक्स करेगी मुसलमानों की। उनको ये बताएगी, और मुसलमान की भी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहाँ जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। तो ये रणनीति समाजवादी पार्टी की है, और यही रणनीति जो है कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता में डाल रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वो 25 लोकसभा सीटें हैं जहां पे 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, वही उनको चिंता में डाल सकती है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने पॉलिटिक्स का एक नया पन्ना खोलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के तालाब में एक बड़ा सा पत्थर तो फेंक दिया है। अब इस पत्थर से लहरें जो पैदा होंगी उसे बीजेपी या फिर मायावती जैसी पार्टियां कैसे उन पर अपनी रणनीति को लेकर आती हैं, ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। दोस्तों, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव का दलित ओबीसी का ये प्लान क्या कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा। 2000 से ज्यादा लोगों ने अपना वोट डाला है और 84% लोगों का कहना है कि हां, अखिलेश यादव का ये नया राजनीतिक दांव 2024 में कामयाब होगा। यानी बड़े दर्शक ये मानते हैं, बड़ी संख्या में हमारे दर्शक ये इस कार्यक्रम को देखने वाले ये मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जैसे ये शुरुआत की है इस पॉलिटिक्स की, जो रामचरितमानस की एक चौपाई पर जो महाभारत छिड़ी, उसे दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स, उसके जरिए दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की है, अगर इसे इसी तरह बढ़ाते ले गए तो उन्हें उसका फायदा होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर संदीप, कबूल अहमद भाई, अमीश राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।